मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून में हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ और अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाएं कर ली थी। उसके बाद हमारे सामने जो विषय आया था अंतर्राष्ट्रीय कानून में वो था कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है, whether international law is a true law, whether international law is a true law और अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून न्याय शास्त्र का लोप बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय कानून न्याय शास्त्र का लोप बिंदु है। इंटरनेशनल लॉ इज़ द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इंटरनेशनल लॉ इज़ द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसमें हमने कर लिया था इसका परिचय और 3 विद्वानों के मत। तो मैं आपको संक्षेप में बता दूं, परिचय में हमने किया था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में विद्वानों के विचार में भिन्नता पाई जाती है। कुछ विद्वान इसे विधि शास्त्र या न्याय शास्त्र का अंग मानते हैं, कुछ विद्वान तो इसे विधि शास्त्र या न्याय शास्त्र का अंग मानते हैं। कुछ विद्वान इसे साधारण दंड विधि या व्यवहार विधि मानते हैं, साधारण दंड विधि या व्यवहार विधि मानते हैं। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि इसका स्थान नीति शास्त्र से ऊंचा नहीं है। एथिक्स, नीति शास्त्र मतलब एथिक्स, नीति शास्त्र से ऊंचा नहीं है। और एकलवादी दृष्टिकोण के जो विचारक हैं वो तो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। परंतु दूसरी तरफ हॉल और लॉरेंस, 2 विद्वान हुए, हॉल और लॉरेंस ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से पूर्णतः भिन्न है, अलग है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से अलग है और विधि की भांति ही क्रियाशील है, विधि की भांति ही क्रियाशील है। ये था इसका परिचय। अब हमारे सामने आए थे दो पक्ष जिसमें था कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में तर्क और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपक्ष में तर्क। 2 प्रकार के तर्क प्रस्तुत करेंगे विद्वान, अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपक्ष में। तो सबसे पहले हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपक्ष में तर्क। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। इसमें हमने 3 विद्वानों के विचार देखे थे। 3 प्रकार के विद्वान थे जिनके विचार हमने देखे थे। पहले थे जॉन ऑस्टिन के विचार हमने देखे थे। जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून सच्चा कानून नहीं है। संक्षेप में बता रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कानून सच्चा कानून नहीं है, ये तो केवल नैतिक नियमों की संहिता मात्र है। नैतिक नियमों की एक संहिता है, नैतिक नियमों का एक समूह है, इसलिए ये सच्चा कानून नहीं है। इन्होंने कहा था अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे केवल नैतिक शक्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे क्या होती है? केवल नैतिक शक्ति होती है। इसका पालन राज्यों की सामान्य स्वीकृति के आधार पर किया जाता है। इसका पालन किसके आधार पर किया जाता है? राज्यों की सामान्य स्वीकृति के आधार पर किया जाता है। ये थे पहले विद्वान। दूसरे विद्वान आए थे हमारे सामने हॉलैंड ने क्या कहा था? अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र का लोप बिंदु है। हॉलैंड ने कहा था अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र का लोप बिंदु है। इंटरनेशनल लॉ इज़ द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इंटरनेशनल लॉ इज़ द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इससे क्या अर्थ लिया गया था? इसका क्या अर्थ होता है? इससे ये माना गया था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को विधि शास्त्र का अंग नहीं माना जा सकता है। ये विधि शास्त्र का अंग नहीं है क्योंकि इससे पहले ही विधि शास्त्र की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून से पहले ही विधि शास्त्र की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। ये प्रोफेसर हॉलैंड ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र का लोप बिंदु है क्योंकि इससे पहले ही विधि शास्त्र की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। उन्होंने 2 कारण भी दिए थे। 2 कारण क्या कहते? पहला कारण था इसमें 2 पक्षों के ऊपर
राज्यों के पारस्परिक विवाद के निर्णय की कोई शक्ति नहीं है। इसमें किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। यदि दो राष्ट्रों में कोई विवाद हो जाता है तो उसे सुलझाने के लिए, निर्णय करने के लिए इसके पास कोई शक्ति नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण था, जैसे जैसे राज्य बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संगठित होने लगे हैं, बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संगठित होने लगे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों जैसा रूप ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियम जो है वो कानूनों जैसा रूप ले रहे हैं। इसलिए इसका स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप लुप्त होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। और संघीय सरकार के सार्वजनिक कानून, संघीय सरकार के सार्वजनिक कानून जो कि एक कमज़ोर कानून होता है, के रूप में बदलता जा रहा है, के रूप में बदलता जा रहा है। ये थे प्रोफेसर हॉलैंड, प्रोफेसर हॉलैंड। तीसरे हमने किए थे प्रोफेसर बैटेल के अनुसार। बैटेल ने क्या कहा था? मूल रूप से राष्ट्रों का कानून प्राकृतिक कानून के सिवा कुछ नहीं है। राष्ट्रों का जो कानून है वो प्राकृतिक कानून के सिवा कुछ नहीं है, जो राष्ट्रों पर लागू होता है। ऐसा प्राकृतिक कानून जो राष्ट्रों पर लागू होता है। ये थी तीन परिभाषाएं जो हमने, या तीन विद्वानों के विचार जो हमने कल कर लिए थे। आज हम करेंगे चौथे विद्वान के विचार। चौथे विद्वान कौन आए? चौथे विद्वान आए ब्राउन के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, ब्राउन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि की अवस्था तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की अवस्था तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। अभी तो वह मार्ग में ही है और विधि की हैसियत से जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। विधि की हैसियत से जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, इन्वर्टेड कॉमास बंद। तो ये प्रोफेसर ब्राउन क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर ब्राउन कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि की अवस्था तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो विधि तक पहुंचा ही नहीं है, केवल प्रयत्न कर रहा है पहुंचने के लिए। अभी मार्ग में ही है, अभी वो रास्ते में ही है, अभी मार्ग में ही है, और विधि की हैसियत से जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये थे प्रोफेसर ब्राउन। अब आती है प्रोफेसर गार्नर के अनुसार। गार्नर ने क्या कहा है? प्रोफेसर गार्नर ने समुचित बाध्यता का अभाव, बाध्यता नहीं होगी, समुचित बाध्यता का अभाव, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, समुचित बाध्यता का अभाव सदा से और आज भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की मुख्य दुर्बलता है और भविष्य के समक्ष मुख्य आवश्यक कार्यों में से एक है ऐसी बाध्यता प्रदान करना। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो क्या कह रहे हैं प्रोफेसर गार्नर? समुचित बाध्यता का अभाव, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून में बाध्यता का अभाव है। समुचित बाध्यता का अभाव सदा से और आज भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की मुख्य दुर्बलता है। सदा से रही है और आज भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की क्या है? मुख्य दुर्बलता है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की मुख्य दुर्बलता है। और भविष्य के समक्ष, जो भविष्य उसके समक्ष, उसके सामने मुख्य आवश्यक कार्यों में से एक है। जो भविष्य उसके सामने मुख्य आवश्यक कार्यों में से एक क्या है? ऐसी बाध्यता प्रदान करना, ऐसी बाध्यता प्रदान करना, यानी बाध्यता होनी चाहिए। बाध्यता नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बाध्यता का अभाव है। बाध्यता का अभाव है, प्रोफेसर गार्नर ने कहा है। उसके बाद आता है प्रोफेसर लॉर्ड सैलिसबरी। प्रोफेसर लॉर्ड सैलिसबरी के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी न्यायाधिकरण द्वारा परिवर्तित नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी न्यायाधिकरण द्वारा परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए उसे साधारण अर्थों में कानून कहना भ्रम पैदा करता है। साधारण अर्थों में कानून कहना क्या कर रहा है? भ्रम पैदा करता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। इंटरनेशनल लॉ कैनॉट बी एनफोर्स्ड
by any tribunal. International law cannot be enforced by any tribunal, and therefore to apply it to the phrase law is to some extent misleading. इन्वर्टेड कॉमास बंद इज टू सम एक्सटेंट मिसलीडिंग। तो लॉर्ड सैलिसबरी क्या कह रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी न्यायाधिकरण द्वारा प्रवर्तित नहीं होता, किसी न्यायाधिकरण द्वारा संचालित नहीं होता, प्रवर्तित नहीं होता है। इसलिए उसे साधारण अर्थों में कानून कहना भ्रम पैदा करता है। उसे साधारण अर्थों में कानून नहीं कहा जा सकता है, ये भ्रम पैदा करता है। इसके बाद आती है प्रोफेसर हॉब्स के अनुसार। हॉब्स ने क्या कहा है? हॉब्स ने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को नकारा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को नकारते हुए उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, राष्ट्रों का कोई निश्चित कानून नहीं, राष्ट्रों का कोई निश्चित कानून नहीं है जिसके पीछे कानूनी शक्ति निहित हो। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके पीछे कानूनी शक्ति निहित हो। वह किसी सर्वोच्च सत्ता की आज्ञा नहीं है, किसी सर्वोच्च सत्ता की आज्ञा नहीं। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। हॉब्स क्या कह रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई अस्तित्व नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को नकार रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? राष्ट्रों का कोई निश्चित कानून नहीं है, राष्ट्रों का कोई भी निश्चित कानून नहीं है जिसके पीछे कानूनी शक्ति निहित हो, जिसके पीछे क्या हो? कानूनी शक्ति निहित हो। यह किसी सर्वोच्च सत्ता की आज्ञा भी नहीं है, कोई सर्वोच्च सत्ता है उसकी आज्ञा भी नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं माना जा सकता, ये कहा है प्रोफेसर हॉब्स ने। अब लास्ट विचार आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, अंतिम विश्लेषण के फलस्वरूप, अंतिम विश्लेषण के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि अंतिम विश्लेषण करें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई अस्तित्व नहीं है। यह बात अवश्य है कि इस संबंध में समझौता करने का प्रयत्न किया गया था, इस संबंध में समझौता करने का प्रयत्न किया गया था, पर अंततः अंतर्राष्ट्रीय कानून या इस विषय में कोई भी कानून तभी मान्यता रखता है, कोई भी कानून तभी मान्यता रखता है जब उसके पीछे कोई शक्ति हो जो किसी, कोई ऐसी शक्ति जो किसी श्रेष्ठतर शक्ति, उससे बड़ी शक्ति, श्रेष्ठ शक्ति या कोई समूह जो अधिक शक्ति रखने वाला हो द्वारा प्रदत्त की गई हो, या ऐसा समूह जो अधिक शक्ति रखने वाला हो उसके द्वारा प्रदत्त की गई हो। जब कोई संघर्ष, ऐसी में है, इन्वर्टेड कॉमास में रखना, जब कोई संघर्ष जैसे युद्ध प्रारंभ होता है तो सब कानून समाप्त हो जाते हैं। युद्ध प्रारंभ होता है तो सब कानून क्या होता है? समाप्त हो जाते हैं और रह जाती है केवल वकीलों की बहस, रह जाती है केवल वकीलों की बहस। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि अंतिम विश्लेषण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई अस्तित्व नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई अस्तित्व नहीं है। यह बात अवश्य है कि इस संबंध में समझौता करने का प्रयत्न किया गया है, इस संबंध में समझौता करने का तो प्रयत्न किया गया है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून या इस विषय में कोई कानून तभी मान्यता रखता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून या कोई भी कानून तभी मान्यता रखता है, कब मान्यता रखता है? जब उसके पीछे कोई शक्ति हो। यदि उसके पीछे शक्ति है तो ही वो मान्यता रखता है। उसके पीछे कोई शक्ति हो जो किसी श्रेष्ठतर शक्ति, जो उससे भी बड़ी शक्ति, जो किसी श्रेष्ठतर शक्ति या कोई समूह जो अधिक शक्ति रखने वाला हो द्वारा प्रदत्त की गई हो, अधिक शक्ति रखने वाला हो उसके द्वारा प्रदत्त की गई हो, तभी इसका अस्तित्व रह सकता है, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई अस्तित्व नहीं है। ये थे
अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐसे विचार जो विपक्ष में दिए गए हैं, ऐसे तर्क जो विपक्ष में दिए गए हैं, इन सब विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपक्ष में बोला। अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं माना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को केवल एक नीति शास्त्र के समान माना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को केवल नैतिक नियमों की संहिता माना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं माना। ये वो विद्वान थे। अब इन परिभाषाओं के आधार पर या इन विचारों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून ना मानने के लिए कुछ विश्लेषण सामने आते हैं जो हम कल करेंगे।